Good morning, students. A warm welcome to my channel. This is Amrita ma'am once again, and today we are going to discuss the MBA assignment of IGNU. This assignment is of HRM. ये assignment जो है ये HRM का है, Human Resource Management. As you all can see, इसका subject code है MMPC 002, right? MBA online mode, MBA in Banking and Finance, MBA Financial Management, MBA HRM, MBA Administration, Operations Management, Marketing Management, as well as Post-Graduation Diploma in HRM. So this assignment is applicable for all these courses. Fine. Assignment is for January 2024 and January 2025. In this video, I'll be discussing the assignment solution as well as I'll also share the link. मैं लिंक भी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे ये आंसर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है. सो आप इसको पूरा देखिएगा तो आपको असाइनमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं असाइनमेंट्स के, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, मैं हर यूनिवर्सिटी के लिए ही बोलना चाहूँगी, असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेगमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इवन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दो सेगमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द इग्नू असाइनमेंट, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये काफ़ी एलेबोरेट है एंड इट कवर्स एक्चुअली ऑल द ब्लॉक्स. मतलब अगर स्टूडेंट कोई भी ब्लॉक को स्किप करता है तो वो असाइनमेंट नहीं कर पाएगा. फाइन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट को लिखने के पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज इन ऑनलाइन मोड वी कैन एक्सपेक्ट कि प्लेगरिज्म इशू आएगा. अगर नहीं है तो भी प्लेगरिज्म चेक आना शुरू हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि वी कैन राइट ओनली सिंगल असाइनमेंट और यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर. तो ऐसा नहीं है. मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग असाइनमेंट्स को अच्छे से समझिए. ये अभी के लिए ही नहीं बल्कि आपके आगे एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे. उसके बाद आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए. यू सोर्सेज फ्रॉम गूगल, सोर्सेज फ्रॉम बुक्स, आप कहीं से भी सोर्सिंग कर सकते हो. ट्राई टू राइट द सोर्सेज एज वेल. अपने असाइनमेंट्स के नीचे में सोर्सेज एंड रेफरेंस लिखना भी ज़रूरी होता है. ये शायद अभी तक किसी ने डिस्कशन नहीं किया होगा, बट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैंने ऑब्जर्व किया. ओके. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सबमिट दिस असाइनमेंट टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्टडी सेंटर. अगर आप ODL मोड में हैं, ऑनलाइन मोड में आप इसको LMS पोर्टल में ही सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी इशू नहीं है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ जुलाई 2024 सेशन के लिए है 31 अक्टूबर एंड जनवरी 2025 सेशन के लिए है 30 अप्रैल 2025. मैं आपको सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट 5 से 10 दिन पहले अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करिए LMS पोर्टल में, बिकॉज LMS पोर्टल में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है. जब बहुत ज़्यादा लोड होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर अपलोड करते हैं एक ही टाइम पे, बहुत स्टूडेंट्स अपलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है उनके सर्वर पे. तो आप कोशिश करिए 5 से 10 दिन पहले कंप्लीट करने का. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. ये कोर्स है, आपको सब्जेक्ट कोड समझ में आ गया. कोर्स का कोड है MMPC 002. Course title is Human Resource Management. As I earlier said, this is applicable for July 2024 as well as January 2025 सेशन. फाइन. तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए. चलिए पहले अपने केस को समझते हैं. रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली. Infosys pioneering HR practices in the IT industry. Infosys is one of the India's largest IT service companies, renowned globally for its innovative solutions and strong corporate governance. तो हमें पता है Infosys के बारे में हम सबको पता है. ये काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी है जो IT रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. The company has grown significantly over the years, both in size and global presence. Despite its success, Infosys faces several HR challenges. कंपनी काफ़ी बड़ी है और दिन पर दिन वो बड़ी होती जा रही हैं, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि इन्फोसिस भी कुछ HR रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रही हैं, सच एज मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स, रिटेनिंग टॉप टैलेंट, फोर्सिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट. आप बोल सकते हो कि वर्कफोर्स को मैनेज करना, टॉप टैलेंट को रिटेन करना, क्योंकि सबसे बड़ी इशू यही हो जाती है आज की डेट में. मैक्सिमम क्या होता है, आप टैलेंट को नर्चर करते हो, रिक्रूट करते हो, नर्चर करते हो, ट्रेनिंग देते हो, फिर वो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, चली जाती है. तो इन्फोसिस के संग भी यही हो रही है. इन्फोसिस काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, उसमें भी HR प्रैक्टिसेस में ये इशू आ रही है. रिटेनिंग टॉप टैलेंट, फोस्टरिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो प्रोग्राम है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है. एंड अडेप्टिंग टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ये होगा ही, क्योंकि
टेक्नोलॉजी एक सिनेरियो जहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो इतनी ज़्यादा इसमें वर्कफोर्स को भी चेंज को अडेप्ट करने में टाइम लगता है. द HR department led by Chief HR Officer has implemented various strategic initiative to address this challenges. Now ये देखा जा रहा है कि जो HR ऑफिसर है, चीफ HR ऑफिसर, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. फाइन. अब वो क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं उसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं. डेवलपिंग रोबस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. फर्स्ट थिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इन्हांस किया. इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉय वेलनेस एंड एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ इनिशिएटिव्स. उन्होंने एम्प्लॉय वेलनेस के लिए इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं. एम्प्लॉय इंगेजमेंट मतलब एम्प्लॉय को इंगेज करने की वेरियस टेक्निक्स जो कंपनी लेकर आती है. फॉस्टरिंग एन इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क प्लेस. व्हाट डज इट मीन? एक इंक्लूसिव और डाइवर्स वर्क प्लेस. यहाँ पे डाइवर्स का मतलब हर तरह के लोगों को लिया जाता है, एंड मतलब हर तरह के, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है. मैक्सिमम यहाँ पर फीमेल बोल सकते हो, फीमेल स्टाफ. देन जो भी पिछड़े हुए स्टाफ हैं, मैं जो क्या बोल सकते हैं, फिजिकली चैलेंज स्टाफ हैं, उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है अपने वर्कफोर्स में. डिफरेंट सेगमेंट्स है, उसको बोलता है इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क प्लेस. एनहांसिंग PMS सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल HR ट्रांसफॉर्मेशन. तो दिस वाज ऑल अबाउट द केस. आपका केस जो है इतना छोटा सा है, बट इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आप अच्छे से समझ लो. क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है और बहुत हर सेगमेंट से क्वेश्चन. एज आई ऑब्जर्व, आप देखो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से दो क्वेश्चन दिए गए हैं. मतलब अगर आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का ब्लॉग नहीं पढ़ते हो तो आपके ये समझ नहीं आएगा. नेक्स्ट जो मैंने देखा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दूसरा सेगमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन है. तो हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कोई भी सेगमेंट छूटा हुआ नहीं है आप लोग के असाइनमेंट में. तो असाइनमेंट इज़ प्रिटी टफ. असाइनमेंट इज़ नॉट दैट ईजी. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से भी है, रिक्रूटमेंट वगैरह से भी है, जैसे मैंने देखा. एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन डे भी है. हर ब्लॉक से क्वेश्चन आया है, कोई भी ब्लॉक छूटा नहीं है. और सारे क्वेश्चन जो है, मतलब केस तो काफ़ी छोटा है, बट इसके जो आंसर्स हैं, दिस आर ऑल एक्चुअली योर एनालिसिस. आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो अप्रॉक्स 3000 to 4000 वर्ड्स के पूरे होंगे. तो इफ़ यू डिवाइड इट, अगर आप ये आंसर को डिवाइड करते हो, 8 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 3000 to 4000 वर्ड्स का पूरा असाइनमेंट तैयार करना होता है. तो मैं इसको सिंपल बना देती हूँ. आप मान लो ये एक क्वेश्चन है, एनालाइज द करंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एट इन्फोसिस. व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस प्रोसेस. अब इसके लिए आपको इन्फोसिस का थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन. ये जो केस आपको दिया गया इसमें तो इतना डिटेल्स नहीं है, बट आपको तो एनालाइज करना है द करंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एट इन्फोसिस. उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है, विच वी कैन डू इट ऑन गूगल में अपने इसको रिसर्च कर सकते हैं. यहाँ पर मैं एक आंसर, सपोज ये वाला आंसर है, इसको 500 वर्ड्स में सजेस्ट करूँगी कि आप इस आंसर को 500 वर्ड्स में लिखो ना. इसका जो फॉर्मेटिंग होगी वो कैसे होगी, मैंने पहले असाइनमेंट में ही बताया था. पहले हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस पार्ट हो गई, फाइन, एंड फाइनली इज़ द कंक्लूजन पार्ट. तो इस तरीके से आपको आंसर को सजाना है. एक एक आंसर अगर 500 वर्ड का होता है तो ये आपका कॉन्सेप्ट 200 वर्ड का, इंट्रोडक्शन 100 एंड 100 आपका कंक्लूजन पार्ट. या इसको आप 300 ले लो, कॉन्सेप्ट एनालिसिस 300 वर्ड, 100 इंट्रोडक्शन, 100 कॉन्सेप्ट. कोशिश करिएगा फ्लो चार्ट, डायग्राम, इमेजेस जितने ज़्यादा हो सकें टू मेक योर असाइनमेंट मोर अट्रैक्टिव. थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यू शुड यूज़ डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, और जितना ज़्यादा आप उसको सुंदर बना सको. तो यहाँ पर बता रहा है एनालाइज द करंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एट इन्फोसिस. अब मैं डिटेल्स में, अब गूगल में आपको आप सर्च कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सॉल्व असाइनमेंट यहाँ दे रखा है. ये मेरी ब्लॉग है, एक बार आप देख लो, psptrainingacademy.com. यहाँ पर मेरा ब्लॉग है. ब्लॉग में मैं अपडेट करती रहती हूँ. तो ये मैंने फर्स्ट HRM का असाइनमेंट आज अपडेट किया है.
तो यहाँ पर इसके आंसर्स अच्छे से मैंने दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हो। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पार्ट है। फर्स्ट है एनालाइज द करंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एट इन्फोसिस, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया आपको इसकी रिसर्च करनी होगी गूगल में, मैंने इसको अपने हिसाब से आंसर को लिखा है। तो करंट ट्रेंड क्या है, देखो आईटी में जो ट्रेंड है, एक तो आईटी में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की अगर अपने बात करें, आईटी सेक्टर में वो काफ़ी डायनामिक है, हर समय वो चेंज हो रहा है, राइट, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ वेरी डायनामिक। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, एक तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी है कि उनका एक ब्रांड है। इन्फोसिस का अपना एक ब्रांड है, उनका डाइवर्स टैलेंट पुल है, उनका प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। सो दीज आर दी स्ट्रेंथ्स। ऑन दी अदर हैंड उनके कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आप देखो काफ़ी लेंदी होता है, नॉट ओनली इन इन्फोसिस, मैक्सिमम आईटी सर्विसेज में उनके इतने सारे इंटरव्यूज़, इतने सारे प्रोसेस, मल्टी स्टेजेस जाते हैं, तो वो एक लेंदी प्रोसेस होता है। लिमिटेड पर्सनलाइजेशन दूसरी चीज़ होती है, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में पर्सनलाइजेशन नहीं होता है, वेयर इज़ एचआर फैक्टर इज सब्जेक्टेड टू पर्सनलाइजेशन। यहाँ क्या होता है, एक ही स्टैंडर्डाइज जो अप्रोच है रिक्रूटमेंट का वही लिया जाता है। कभी कभी लोगों को समझने में वो एक ही टेक्निक फॉलो नहीं कर सकते अपने, तो लिमिटेड पर्सनलाइजेशन दिस इज एक्चुअली अ ड्रॉबैक। कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो दीज आर द ड्रॉबैक्स, फाइन। मैं काफ़ी ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग इसको जब डिटेल्स में स्टडी करोगे ब्लॉग में, यू विल गेट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। बट येस, ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, चेंज इसको कोशिश करेगा अपने लैंग्वेज में लिखने का, सेम अगर लिखो तो इट कैन बी कंसिडर्ड अंडर प्लैगरिज्म इशू। तो आप लोग प्लैगरिज्म को अवॉइड करने के लिए अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करेगा। प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फोसिस। अब प्रपोज कर रहे हो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। वी ऑल आर अवेयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या, रिक्रूटमेंट कि हम कैसे भाई एम्प्लॉई को बुला रहे हैं, आइए हमारे यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। रिक्रूट करना मतलब ही होता है अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ एप्लीकेंट टू अप्लाई इन माई कंपनी। तो जब आपके पास पूल ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होगा तभी आप वहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहे प्रपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, आप क्या प्रपोज करोगे। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे, इन्फोसिस इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड, उनके यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, बट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड इट शुड बी कंटिन्यूस। तो वहाँ पे एनहांस कर सकते हैं वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को, कंपनी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्लस एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग वहाँ पे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, अगर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अच्छी होगी ऑनलाइन में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इंगेजमेंट इन इंडस्ट्री इवेंट्स, इंडस्ट्री के डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जैसे ये साइक्लोथॉन, हैकाथॉन्स, ये सब जो होता है इससे विजिबिलिटीज़ बढ़ती है, जॉब फेयर्स, तो इससे विजिबिलिटी बढ़ती है। देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इट डज़ नॉट मीन कि कंपनी को आसानी से अच्छे वर्कफोर्स मिल जाएंगे, उनको कंटिन्यू ये जो प्रोसेस है ना ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए, उनकी इंगेजमेंट और उनकी ब्रांडिंग। स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस वो कर सकते हैं, अपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में लेके आएंगे। इसके लिए वो एआई टूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी के डेट में एआई और ड्रिवन रिक्रूटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, लाइक जो सीवी स्क्रीनिंग है, रिज्यूम को स्क्रीन करना, देखना, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो नेचुरल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम पड़ने लगी है। मशीन लर्निंग द्वारा, एआई टूल्स द्वारा वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, रिव्यू हो जाता है। फ्लेक्सिबल इंटरव्यू फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्म, जैसे एक ही स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू फॉर्मेट्स होने से क्या होता है, हर कोई को हम एक ही पैरामीटर पे चेक करें, तो इट शुड बी समवॉट फ्लेक्सिबल सो दैट वी कैन जज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसीज। हर कोई अलग अलग है ना, तो हर कोई को इंटरव्यू करने का थोड़ा फॉर्मेट में फ्लेक्सिबिलिटी होने की ज़रूरत है। टारगेटेड रिक्रूटमेंट कैंपेन्स, कैंपस रिक्रूटमेंट में जा सकती है कंपनी। डाइवर्सिटी इन हायरिंग इनिशिएटिव्स, वो डिफरेंट हायरिंग इनिशिएटिव्स को डिफरेंट तरीके से लाया जा सकता है। एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम, सबसे इजी और अच्छा प्रोग्राम ये होता है एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम, जहाँ पे आप रेफरल देते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिवाइज रेफरल्स। कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज़्म, अब कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे होगा,
इन्फोसिस किस तरीके से फीडबैक ले सकती है अपने स्टाफ से, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, दे कैन गो थ्रू एन कैंडिडेट एक्सपीरियंस सर्वे, ऑन बोर्डिंग एंड रिटेंशन स्ट्रैटेजी। अब ये ऑन बोर्डिंग जब एम्प्लॉय आ रहा है प्लस मतलब रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, एंड तक उसको रिटेन करने की कोशिश करना। अब ऑन बोर्डिंग तो होगी ही भाई, एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, ऑल दिस विल कम अंडर ऑन बोर्डिंग। ऑन दी अदर एंड रिटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी होगी। फाइनली कंक्लूजन, आप लोग लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। Evaluate the existing training and development programs at Infosys. How effective are these programs in enhancing employee skills and performance? As I earlier said, ये सारे आंसर्स आपको उस छोटे से केस में तो मिलना नहीं है, तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, वहाँ से स्टडी करनी पड़ेगी। फाइन। सो यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफली सारे पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं। कोशिश करिएगा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, इमेजेस जितने हो सके डालने की कोशिश करिए। इसको भी जैसे ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी इमेजेस में या फ्लो चार्ट्स में आप डाल सकते हो। Okay, as we were discussing evaluation of the existing training and development program, अभी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वी अंडरस्टैंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग फ्रेमवर्क। इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी वास्ट है और डिटेल्स में है, राइट, टेलर टू डिफरेंट एम्प्लॉय नीड। फोकस ऑन कंटिन्यूस लर्निंग, इन्फोसिस बिल्कुल कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करता है, एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चैलेंजेस हैं, अगेन द चैलेंजेस इज स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो इन्फोसिस का ये स्टैंडर्डाइजेशन होगा ही, बड़ी कंपनी में ये होता ही है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, बिकॉज दे कैन नॉट एक्चुअली कस्टमाइज फॉर ऑन इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पे कस्टमाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो उनके लिए ये मॉड्यूल बनाना हर कोई के लिए और बिल्कुल कस्टमाइज अप्रोच देना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। लिमिटेड फीडबैक मैकेनिज्म, अब बड़ी कंपनी है तो वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा फीडबैक वन ऑन वन बेसिस नहीं दे सकती है। स्केलेबिलिटी इश्यूज एट एज इन्फोसिस कंटिन्यूज टू ग्रो अप, जितने बड़ी कंपनी है उतना ज़्यादा वर्कफोर्स है, उतने ज़्यादा वर्कफोर्स को क्वालिटी ट्रेनिंग देना बिकम डिफिकल्ट। फाइन। प्रपोज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब आप क्या प्रपोज कर सकते हो, क्या अच्छा हो सकता है उनकी कंपनी के लिए। टेक्निकल स्किल को इन्हांस करना, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जैसे लीडरशिप वगैरह, मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड डेफिनेटली डिलीवरी मेथड्स। जैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, वैसे ही डिलीवरी मेथड्स किस किस तरीके से ट्रेनिंग को डिलीवर किया जा सकता है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ तो वह डिलीवरी मेथड्स क्या क्या हो सकता है, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, माइक्रो लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, एंड देन फाइनली इज द मेजरिंग द इफेक्टिवनेस। जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका एक प्रॉपर सर्वे या प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि हमने जो ट्रेनिंग दी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। अब जैसे आप मुझे डेफिनेटली, आप अगर पूरे वीडियोस को अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप अपना कमेंट पे शेयर कर सकते हो कि हाँ मैम आपने अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ख़राब पढ़ाया, कहाँ समझ नहीं आया। तो आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर आप लोग शेयर करो। तो आप लोग भी अपने फीडबैक जो है मुझे ज़रूर दीजिए। और इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ अदर असाइनमेंट्स, असिस्टेंस, स्पेशल किसी को कुछ पेपर्स के असिस्टेंस चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। Okay, let's move on to the fourth question. Design a new training and development plan tailored to the needs of Infosys. अब नया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग, देन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, मेंटरिंग प्रोग्राम, डिलीवरी, एज आई डिस्कस वही चीज़ है। अच्छा, डिस्क्राइब द करंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट इन्फोसिस। ये नेक्स्ट सेगमेंट जो है ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है। डिस्क्राइब द करंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट इन्फोसिस। अब करंट पीएमएस क्या है, उसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड हाउ वेल डज इट अलाइन विद द कंपनीज गोल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ना, इट शुड बी इन अलाइनमेंट रैदर एचआर स्ट्रैटेजी या किसी भी कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजी होती है, इट मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ये मैंने अलग अलग वीडियोज़ में भी समझाए हैं कि अगर ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, तो मेरी जो जितने भी फंक्शनल स्ट्रैटेजी हैं वो सारे अलाइनमेंट होने चाहिए टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। मेरी एचआर स्ट्रैटेजी भी इस तरफ मूव करनी चाहिए, कंपनी इस तरफ जाना चाह रही है तो अलाइनमेंट होनी चाहिए ना एचआर स्ट्रैटेजी की भी। अदर जितने भी फंक्शंस है, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का, तो उनकी स्ट्रैटेजी शुड मूव इन द सेम डायरेक्शन। फाइन। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट इन्फोसिस। अब करंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसा है उनका, गोल सेटिंग मीन्स दे
मीन्स दे वर्क इन अ स्मार्ट गोल बेसिस, रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म, परफॉर्मेंस रिव्यू उनका बाई एनुअली होता है, 360 डिग्री फीडबैक मैकेनिज्म पे वो काम करते हैं, वे दे गेट द फीडबैक फ्रॉम ओवरऑल, मतलब पर्सपेक्टिव इज ओवरऑल और all round basis. Development program based on employee performance evaluation, employees are provided with personalized development program. Alignment with company goal, recommended improvement क्या है, आप dynamic goal setting कर सकते हो, मतलब एक जैसा ना हो, again this dynamic flexibility आ गई. Continuous feedback culture, real time feedback tools आप यूज़ कर सकते हो, जो कि उनके SAP मॉड्यूल में उनके जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं उसमें वो बिल्कुल अपडेट रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है. रेगुलर चेक इन्स, एनकरेज मैनेजर्स टू कंडक्ट रेगुलर वन ऑन वन चेक इन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीडबैक मैकेनिज्म में. अगर आप कंटिन्यूस एक वन ऑन वन चेक इन्स करते हो तो ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है एम्प्लॉयज़ के लिए. ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स, सम कभी कभी मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट लाइक सेल्फ असेसमेंट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स में आप इंसेंटिव प्रोग्राम्स दे सकते हो. डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, एनालिटिक्स यूटिलाइजेशन, आज की डेट में डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और यूजिंग एनालिटिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी सेगमेंट में की बात करो. recommend improvement to PMS, discuss how these changes can improve employee motivation, productivity and overall performance. सेम वे में यहाँ पर इसी आंसर को लिखा गया है. नेक्स्ट है एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन. एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन का जो फैक्टर है, आइडेंटिफाई द मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन एट इन्फोसिस. अगेन यहाँ पर आ गया एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात की. इन्फोसिस अपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट या रिटेंशन के लिए क्या करती है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट कैसे करती है और रिटेंशन क्यों होता है. उनका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है. इन्फोसिस एज अ ब्रांड हमें पता है कंपनी काफ़ी बड़ी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. तो इसके कारण उसका एक वैल्यू सिस्टम पे, एम्प्लॉयज़ के वैल्यू सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है. तो उससे एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली रिटेंशन उनकी हो जाती है, एम्प्लॉयज़ अपने आप इंगेज हो जाते हैं. इन्फोसिस ना कंटिन्यूस कैरियर ग्रोथ पे ध्यान देता है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, ये सब इम्पॉर्टेंट है. एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम उनका अच्छा है. एम्प्लॉयज़ के वर्क लाइफ बैलेंस या वेलबींग इनिशिएटिव्स, inclusive and diverse work environment, transparent communication and leadership. These are few employee recruitment and retention strategies. अच्छा, propose strategies to enhance employee engagement and retention. अच्छा, ये वही चीज़ है. somewhat मुझे लगता है एक ही आंसर दो बार हो गया, मुझे इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा. आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द ब्लॉग. मैंने इसको पूरा डिटेल्स में इस असाइनमेंट को आप लोग को समझा दिया है. जिस तरीके से फॉर्मेटिंग, जिस तरीके से चेक होगा आप लोग का, उस तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है. ये आप लोग के ग्रेडिंग रूब्रिक्स हैं, उसके हिसाब से ही मैंने आंसर्स को सजाया है. बट येस, वन मोर थिंग, आप लोग कोशिश यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो मैंने पहले भी बताया है. यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट. इसके अलावा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, इमेजेस, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन कीजिए. सोर्सेज एंड रेफरेंसेस हर आंसर के नीचे या लास्ट में एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट सोर्सेज और रेफरेंस ज़रूर दीजिए. लाइक आप इग्नू के बुक्स को रेफ़र कर रहे हो, गूगल वेबसाइट को, इन्फोसिस के वेबसाइट को, जिसको भी रेफ़र कर रहे हो उसको, या मेरे वेबसाइट को, आप उन सब चीज़ों को रेफ़र कीजिए अपने सोर्सेज एंड रेफरेंसेस में. सेकेंड थिंग, कोशिश करिए ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट पूरी कॉपी मत करिए, नहीं तो प्लेगरिज्म में आ सकता है. ओडीएल वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दे आर राइटिंग द आंसर, तो उनके लिए प्लेगरिज्म का टेंशन नहीं है. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक माई असाइनमेंट्स वीडियोज़. आपको स्पेशल कुछ वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हो. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.